सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेमोक्रेसी में, वो है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टीज जो अभी की हैं उसकी बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कौन से 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फेस किए। हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं कि भाई अगर आप इंडिया के प्रधानमंत्री होते कब 1947 तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता, यानी आपके सामने चैलेंजेस क्या हो रहे होते, आप क्या सोच रहे होते कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए। यानी 1947 में जब इंडिया को आजाद किया गया, कौन से 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फेस किए। क्या अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप फेस कर रहे होते। फिर अगर हम बात करें उस समय की सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स क्या थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स थे कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पे रन करवाना। सिंपल चीज क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे सरकार कौन चुन रहा है, वहां की जनता। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिंपल ये था कि ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि सबके लिए हो, मतलब जो इंडिया में आपको पता है पुअर पीपल्स हैं, उनको ये ना लगे देश की आजादी के बाद एक ऐसी सरकार बनी जो उनके बारे में नहीं सुनती। यानी सिंपल चीज ये है कि ऐसी सरकार बनाई जाए जो गरीबों के लिए, सोशली डिसएडवांटेज लोगों के लिए, सबके लिए काम कर रही हो। तो अब आपको पता है कि 80% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की 1947 में वो पुअर, यानी हमको उनका भी पेट भरना था, क्योंकि आपको पता है कि भाई आजादी सबके लिए अलग अलग होती है। यानी अगर आप एक वुमेन हो तो आपके लिए जो आजादी होगी वो ऐसी होगी कि भाई आपको सारे राइट्स मिल जाए। आप पुअर हो तो आपके लिए एक आजादी होगी कि भाई आपको क्या मिल सके, खाना मिल सके। राइट, आप ये समझो कि जो गवर्नमेंट बनी 1947 में उसके ऊपर कैसा प्रेशर था। राइट, वो प्रेशर खाली प्रेशर नहीं है देश के लिए, वो देश के लिए क्या है, एक बेस है। यानी वो बेस जिसके ऊपर आज का भारत टिका हुआ है। अगर वो बेस हल्का सा वीक होता तो आज जो भारत की बात करते हैं हम लोग कि भाई वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में आता है, टॉप 5 इकोनॉमी में आता है, 2047 में हम बात करते हैं इसकी सुपर पावर बन जाएंगे। सिंपल चीज क्या है, हमारा इसरो इतना अच्छा है, हमारा आईटी सेक्टर इतना अच्छा है, वो क्या है सब, वो सब है हमारा बेस। वो बेस कब बनाया गया, 1947 के बाद। यानी अगर वो 1947 के बाद जो बेस ना बनाया गया होता, वो IITs, IIM, एम्स वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें, सब कुछ जो है वो सब 1947 के बाद ही तो बना है। ठीक है, यानी उस समय के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कंधों पे जो बोझ था या प्रेशर था, वो जो 3 चैलेंजेस थे वो कौन कौन से थे। अगर हम बात करें 3 चैलेंजेस जो इंपॉर्टेंट थे, पहला चैलेंज क्या था कि हमको एक ऐसा देश बनाना है जो कि यूनाइटेड है। क्यों, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने क्या देखा है, रिसेंटली वहां पे देखा था हम लोगों ने एक पार्टीशन। दूसरा जो इमीडिएट कॉज था वो था एक ऐसा कंट्री बनाना जहां पे जो सरकार है वो डेमोक्रेसी पे वर्क कर रही है, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि हमको कैसे भी करके ये करना है कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाए वो सोशली डिसएडवांटेज लोग, पॉवर्टी जो पॉवर्टी रिडन है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको इंक्लूड किया जा सके। अगर हम बात करें पहला चैलेंज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ऐसा गवर्नमेंट बनाना है, ऐसा देश बनाना है जो कि यूनाइटेड हो। क्योंकि आपको पता है जब वो पार्टीशन हुआ तो वो पार्टीशन खाली इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट था कि भाई इतने हाई लेवल पे, ह्यूज लेवल पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, और खाली डिस्प्लेसमेंट हुआ होता तो अलग बात है, कितनी मास किलिंग हुई, बहुत लोगों की मौत हो गई उसमें। ठीक है, तो यानी कि वो जो चैलेंज था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इंडिया डाइवर्स कंट्री होने की वजह से आपको पता है कि वो पूरी दुनिया ने ऐसा कहा गया कि भाई इंडिया जितना डाइवर्स है वो काफी समय तक एक नहीं रह सकता। यानी उस समय हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया को यूनाइटेड रखना। यानी जो भी आप देखते हो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, मेजॉरिटी में हो तो अलग बात है, माइनॉरिटीज हैं, कहीं भी कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, आप इनफैक्ट आप एथीस्ट हो, आप नास्तिक हो, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो, बट आपको कैसे इंडिया में इंक्लूड करना है, राइट, कैसे बताना है कि ये इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है। तो ये पहला चैलेंज था। दूसरा जो चैलेंज था वो ये था इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि किस पे वर्क कर रही होगी, पीपल के द्वारा चुनी गई होगी, यानी जनता ही क्या होगा, राजा होगा। इसलिए इंडिया ने किसको फॉलो किया, इंडिया ने फॉलो किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे आप देखते हो पार्लियामेंट रूल करेगा बट उसको चुनेगा कौन, वहां की जनता, यानी जो पीपल है वही क्या है, मेन रूलर है इस देश। अब बात करते हैं क्या ये कैसे होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ये तभी हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि खाली डेमोक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर खाली ऐसा होता तो रूल्स बना दिए जाते हैं कि भाई रेड लाइट पे आपको रुकना है, बट आप रुकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई बार आप नहीं रुकते हो। ऐसा बोला जाता है कि आपको हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, आप चलाते हो नहीं। यानी रूल्स बनाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करना भी जरूरी है।
सेम उसी तरीके खाली कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली उससे काम नहीं चलेगा। हमको डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेंगी। कैसे? आपको रेगुलर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेमोक्रेसी में, वो है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टीज जो अभी की हैं उसकी बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बट द थिंग इज दैट अपोजिशन पार्टीज का मेन काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? ऐसा क्रिटिसिज्म करना जो कि कंस्ट्रक्टिव वे में हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैंने एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें वुमेन्स को कम रिप्रेजेंटेशन मिला या वुमेन्स को कम एक तरीके से वैल्यूज दी गई, तो सिंपल चीज क्या है, अपोजिशन पार्टी क्या कहेगी? इस पूरी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेगी और कहेगी कि इसमें आप क्या करो, वुमेन्स का शेयर बढ़ाओ। यानी आप देख रहे हो कि अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है? क्रिटिसाइज कर रही है बट कंस्ट्रक्टिव वे में। ये दूसरा चैलेंज था कि इंडिया में कैसे भी करके क्या करना है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे पहले इंडिया ने क्या देखा था? इंडिया ने इंग्लिश ब्रिटिश राज देखा था, उससे पहले मुगल डायनेस्टी देखी थी, उससे पहले और भी डायनेस्टी देखी थी। सिंपल चीज क्या है, इंडिया डायनेस्टिक रूल से चलता आ रहा था, इंडिया में मोनार्की थी, बट अब इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना सबसे बड़ा क्या था? चैलेंज था। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड चैलेंज की बात कर रहे हैं। थर्ड चैलेंज क्या है? एंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और वेल बीइंग, जो कि सारे लोगों के लिए होगा। यानी आप समझो कि सोशली डिसएडवांटेज लोग जो हैं, वो जो पीछे रह गए हैं, जो पुअर है, यानी आपको पता है कि 80% जो पॉपुलेशन थी उस समय पुअर थी, यानी पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे थी, जिनके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं था। हमको उनको भी क्या करना है? मेन स्ट्रीम में लेके आना है। इसके लिए आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया गया? डीपीएसटी बनाया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाम से क्या पता चल रहा है? ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्ट कर रही है किसको? गवर्नमेंट को। किस लिए? जब भी पॉलिसीज बनाओ तो इन सारी चीजों को आप फॉलो करो। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें इक्वल वेजेस, एक डीपीएसपी है इक्वल वेजेस। इक्वल वेजेस का मतलब क्या होता है? इक्वल वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ, आप देखो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे किसी भी जेंडर में, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, वेजेस जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। ये डीपीएसपी है, यानी जब भी सरकार इसके बारे में रूल बनाएगा तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि भाई डीपीएसपी में ऐसा कहा गया है कि जो वेजेस हैं वो बराबर होने चाहिए। मतलब एक तरीके से ये मॉरल प्रेशर है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर, कि भाई क्या करना है, हमको वेजेस को बराबरी बांटना है। यानी सोशली डिसएडवांटेज में अगर हम वुमेन्स को ले ले तो उनको भी क्या किया जा रहा है? मेन स्ट्रीम में लेके आया जा रहा है। सिंपल चीज ये है। दूसरी बात ये है कि जो पुअर्स हैं, राइट, 80% पॉपुलेशन उस समय पुअर थी, उस समय हो और आज की बात हो, आपको पता अभी भी बात की जाती है क्या? 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं हम लोग? मुफ्त का राशन। यानी 1947 से 2024 तक कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, यानी अभी हम लोग को और वर्क करना है। सिंपल चीज ये है, ये हम लोग चैलेंजेस जो पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस पढ़ने का मतलब क्या है? हम लोग को ये समझना है कि हम लोग किस चैलेंज को फेस करते हुए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। यानी वो जो हमारा 1947 में इंडिया था, उसमें जो चेंजेस किए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, वो क्या था? वो था इंडिया का बेस, यानी वो नींव जिसके ऊपर आज का भारत टिका हुआ है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग क्या बनेंगे? सुपर पावर बनेंगे। हम लोग बात करते हैं हम लोग चंद्रयान बनाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, मतलब हमारा स्पेस लेवल भी इतना अच्छा है, हमारा आईटी हब भी इतना अच्छा है, हम लोग आईटी सेक्टर में भी बूम कर रहे होते हैं, हमारे पास आईटी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। तो सिंपल चीज क्या है? ये सब कब बना? ये सब बना तब जब इंडिया का बेस मजबूत हुआ। और बेस कब मजबूत हुआ? 1947 की कुछ पॉलिसीज के ऊपर। वो हम लोग क्या करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।